हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में आज हम आपके सामने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाम का जो चैप्टर है उसका जो सेकेंड पार्ट है अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, उसके हम एमसीक्यू आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आप ये सारे एमसीक्यू लगाने से पहले चैप्टर को अच्छे से थरली पढ़ा हुआ हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहीं पे रुक जाओ, पहले जाके चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आके क्वेश्चन लगाओ, तभी आपके ये सारे क्वेश्चंस देखने का फ़ायदा होगा आपको। ठीक है। और अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, किसी का भी वन शॉट देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आके क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि ज़्यादा तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग नहीं करवाते हैं, तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आप जाके लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बगैर चैप्टर को पढ़े क्वेश्चन मत लगाना, पहले बता दे रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो देखो क्या लिखा है। नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। कह रहा है नाइट्रोजन गैस हमको कब मिल सकती है, समझ रहे हो। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, जब हम अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका वो दे दूं क्या, कहने का मतलब है बता दूं क्या कैसे होता है। ठीक है, हाँ चलो बता देता हूँ, ना कहोगे सर आपने तो इतना डायरेक्ट मार दिया, कुछ तो बताइए। ठीक है, देखो कुछ नहीं है। अमोनियम नाइट्राइट का फार्मूला लिखो। नाइट्राइट का होता है NO2, अमोनियम होता है NH4, तो यानी NH4 NO2 आपने लिखा। ठीक है, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस जो भी करना है। N2 2 हो गया है, 4 है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस करना आता है ना। चलो सेकेंड पार्ट देखो, कह रहा है इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूजिंग सोडियम नाइट्रेट द हाई टेम्परेचर कैन नॉट लीड टू। अब देखो कह रहा है जब हम नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी में बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 का इस्तेमाल करके, तो हाई टेम्परेचर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। तो देखो पहला है डैमेज ऑफ ग्लास अपरेटस। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा कर देंगे, जो भी प्रोसेस की लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका ग्लास अपरेटस डैमेज हो सकता है, यानी ये काम तो हो सकता है। सेकंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करोगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जाएगी, तो आपका फ्यूल बचेगा नहीं, फ्यूल क्या होगा, उड़ेगा, यानी ज़्यादा खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। और भी जो करना चाहो कर लो। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी हो सकता है। स्टिकिंग ऑफ सोडियम सल्फेट ऑन वॉल्स, ये भी हो सकता है। ये तो अगर आप मान लो आपको ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं भी पता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है जब आप ज़्यादा एनर्जी दोगे यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें फ्यूल आपका ज़्यादा खर्चा होगा, बचेगा थोड़ी। कंजर्व का मतलब होता है बचना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। लिखा है करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर बताना है। लेविस स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जहाँ पे आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे। तो देखो अमोनिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ड्यू टू। कह रहा है नाइट्रिक एसिड येलो क्यों हो जाता है। आमतौर पे बेटा नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसको पाते हैं यानी प्रिपरेशन के दौरान तो ये येलो क्यों हो जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है Na2 में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो ना। अच्छा, कह अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो नाइट्रिक एसिड का जो येलो कलर है उसको हटाया कैसे जाए, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है कि या तो उसमें से आप एयर पास कर दो, या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दो, या तो उसमें एक्सेस में वाटर डाल दो, तो जो उसका येलो कलर होता है ना वो फेड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन
येलो क्यों होता है नाइट्रिक एसिड? क्योंकि वो NO2 में अपने आप को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो बहुत आसान है, देख लो, H2SO4 HNO3 ये दोनों एसिड हैं, मिनरल एसिड हैं, यानी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी अगर पानी में इसको डालोगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, यानी अगर वाटर में इसको डिप करोगे, डालोगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी Ca अलग टूट जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। लेकिन जो NH4OH है ना, ये आपका एक वीक बेस है, या कह सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालोगे तो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। तो ये वाला इन पांचों में से सबसे अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखा 68% नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पता है ना? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे आपकी दोनों चीज़ें इवेपरेट होना शुरू हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो कोई एक आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड बाय वेट 68% है, आप चाह रहे हो कि इसका वेट हम परसेंटेज में और बढ़ा दें, इसके साथ पानी मिला हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। हीट करने पे क्या होगा, पानी धीरे धीरे इवेपरेट होता जाएगा और नाइट्रिक एसिड का जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन, वो बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जिस टेम्परेचर पे पानी तो उड़ता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड भी उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा, भाप बन के उड़ना। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो नाइट्रिक एसिड के केस में ये होता है आपका 121 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड स्टेन्स स्किन। अच्छा, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही हार्मफुल एसिड होता है, अगर आप उसको स्किन पे डालोगे तो वो आपकी स्किन को येलो कर देगा, यानी उसमें पीले कलर का दाग छोड़ देगा। ऐसा होता क्यों है, हमारी स्किन में एक ज़ैंथोप्रोटीन नाम का एक, ठीक है, प्रोटीन होता है, ज़ैंथोप्रोटीन नाम का, और जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ज़ैंथोप्रोटेइक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे येलो कलर का एक दाग छूट जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा दाग का कलर पूछा था तो वो है आपका येलो। नेक्स्ट क्या है, रॉटन एग स्मेल इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ। रॉटन एग स्मेल का मतलब होता है कि बहुत ही एक सफोकेटिंग स्मेल, यानी सड़े हुए अंडे की स्मेल, तो वो आपका H2H गैस से आती है। ठीक है, ज़्यादातर आपको वही है सीवर में या बहुत ही गंदी जगह या तो लेबोरेटरी में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपका एकदम दम घोट देगी ये स्मेल। आप सोचोगे कि मतलब जल्दी जल्दी हम भागें यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, लिखा है द टेम्परेचर एट विच कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कैरीड आउट। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कौन से टेम्परेचर पे कैरीड आउट होता है? तो सिंपल सा आंसर है 800 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। होता क्या है देख लो, ठीक है, प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं, ठीक है, उसमें ड्राई अमोनिया और ड्राई ऑक्सीजन को भेजते हैं। आगे आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड, माफ़ करिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, और साथ में आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टेम्परेचर ही पूछा था इस क्वेश्चन में, आप टेम्परेचर आप रट भी सकते हो, बता भी सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है देखो, लिक्विड NH3 इज़ एम्प्लॉयड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज। लिक्विड NH3 को रेफ्रिजरेटर में क्यों एम्प्लॉय किया जाता है, इस बात को आपको समझना है। तो सिंपल सा आंसर है बेटा कि उसका जो इवेपरेशन है, यानी इट हैज़ हाई हीट ऑफ इवेपरेशन। इसका मतलब क्या है ये समझो पहले। इसका मतलब ये है, अच्छा कोई भी चीज़ ठंडी कब होती है, जैसे मान लो NH3 को ऑल दो ये रेफ्रिजरेटर में भी भरा जाता है, तो रेफ्रिजरेटर ठंडा कब होगा, ठंडा उस केस में होगा जब इसके अंदर की गर्मी जो है, जब इसके अंदर की जो गर्मी है वो कोई एक चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और उड़ जाए, तो वो चीज़ करती है NH3 अमोनिया। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि इसका जो हीट ऑफ इवेपरेशन है, इट हैज़ हाई हीट ऑफ इवेपरेशन, यानी इसका जो इवेपरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
यानी ये अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रखेगा, NH3 की बात हो रही है अमोनिया की, और ये फ्रिज में से उड़ जाएगा। तो जब ज़्यादा अमाउंट में ये हीट को अपने साथ लेके उड़ेगा तो फ्रिज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो आप जानते हो कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, ताकि कोई भी सामान ज़्यादा टाइम तक हम चला सकें, सड़ने ना पाए। ठीक है ना। चलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है बेटा, लिखा है द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द जंक्शन इज। अच्छा, ब्राउन रिंग जो है ये बेसिकली एक टेस्ट है नाइट्रिक एसिड का, कुछ होता नहीं। देखो आप क्या लोगे, फेरस सल्फेट लोगे, इसके रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, बैलेंस कर लेना आप। रिएक्शन में बस लिख देता हूँ, FeSO4 लोगे, ठीक है। आपसे बेसिकली ये कंपाउंड पूछा था लेकिन मैं रिएक्शन लिख के पूरा समझा रहा हूँ। HNO3 लोगे और एकदम साइड से H2SO4 डालोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा फेरिक सल्फेट और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हो। समझ रहे हो ना। इसका रिएक्शन आप फर्दर करा दोगे H2SO4 सॉरी FeSO4 के साथ, तो आपका आंसर आएगा FeSO4 डॉट में NO। ठीक है, यही होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। इसको कहते क्या है, नाइट्रोजो फेरस सल्फेट। ठीक है, ये बैलेंस नहीं, बैलेंस आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। चलो, कौन सा ऑप्शन में मौजूद है ये, ऑप्शन नंबर बी में। देखो क्या लिखा है, लिखा है द टू गैसेस यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। देखो बेटा, हेबर्स प्रोसेस का इस्तेमाल हम अमोनिया बनाने के लिए करते हैं, वो भी बहुत ही लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना है। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी अगर इंडस्ट्री में बन रही है अमोनिया तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। होता कुछ नहीं है, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है ना, और नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, देख लो कुछ नहीं होता, रिएक्शन लिख देता हूँ। N2 प्लस में H2 विल गिव आउट NH3। ठीक है, 2 मोल यहाँ पे लेंगे, 3 मोल यहाँ पे ले लेंगे, हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल का जो मास रेशियो हो वो कितना होता है, 1:3 होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है ब्लू कलर्ड फाउंटेन इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। देखो जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है ना, वो हमने HCl में, यानी इससे जो पहली वाली यूनिट पढ़ी थी हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, उसमें भी पढ़ा था। उसमें क्या होता था, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं, HCl के केस में उसके एसिडिक नेचर को डिफाइन करने के लिए और साथ ही साथ उसकी हाई सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए वाटर में हमने किया था। यहाँ पर भी हम, यहाँ पे अमोनिया के केस में, अमोनिया तो आपको पता है अमोनिया क्या होता है आपका, अमोनिया आपका बेसिक नेचर में होता है। तो उसका बेसिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए और साथ ही साथ उसकी हाई सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए हम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो HCl के केस में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था और जो अमोनिया के केस में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, बस इसमें फ़र्क ये है कि HCl के केस में वहाँ पे रेड हमको फाउंटेन मिलता था एट द एंड में, और इसमें क्या मिलेगा आपका, ब्लू मिलेगा। ठीक है, ब्लू फाउंटेन मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा आंसर पूछा था कि करते क्यों हैं, इज प्रोड्यूस ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। ठीक है, जिसने पढ़ा है वो सारी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा होगा। नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन हेबर प्रोसेस इज। कह रहा है हेबर प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, तो सिंपल सा आंसर है एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल। एक्सोथर्मिक तो जानते होगे, क्योंकि हाइड्रोजन, समझ लो मेरी बात, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हेबर प्रोसेस के दौरान भी ये सिर्फ 15% में ही मिल पाते हैं पहली बार में, उसके बाद ये फिर से रिपीट होते हैं, यानी ये फिर से टूटते हैं, फिर से जाके मिलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसका पूरा वो पढ़ा हो डायग्राम
तो इसमें आप जानते होंगे कि 15% से ये मिलते हैं, अगेन ये ऊपर जाते हैं, फिर से मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, और रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल क्यों है मैंने आपको बता दिया, अगर ये मिल नहीं पाते हैं तो ये फिर से ऊपर चले जाते हैं, फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटते हैं और फिर से जाके ये मिलने की कोशिश करते हैं आपके उसके अंदर कंप्रेस चैम्बर के अंदर, फिर बाद में जहाँ पे इसको कूल किया जाता है, ठीक है, कैटेलिटिक चैम्बर जिसे कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे कूलिंग होती है, समझ रहे हो ना, जिसने पढ़ा है वो सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहा होगा। नेक्स्ट देखो, वाई प्रमोटर इज यूज इन द हेबर प्रोसेस। देखो हेबर प्रोसेस में जो आपका कैटेलिस्ट होता है वो आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल्स होता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रमोटर यहाँ पे होता है मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पूछा है, आपसे डायरेक्ट पूछा था कि हेबर प्रोसेस में प्रमोटर का इस्तेमाल होता क्यों है। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन जो कि एज ए कैटेलिस्ट काम करता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सीधा कर दूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू नाइट्रिक एसिड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट। अगर कह रहा है अगर CO2 को नाइट्रिक एसिड से बबल करा दो, यानी उसके थ्रू पास करा दो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था BC वीडियो में, जब भी हम CO2 को नाइट्रिक एसिड में पास कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड का येलो कलर है ना वो रिमूव हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, वो हो सकता है। सेकंड क्या लिखा है, NO2 इज ऑक्सीडाइज बैक टू नाइट्रिक एसिड। सिंपल है, NO2 कब होता है, जब आपका नाइट्रिक एसिड, समझो मेरी बात, जब आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 वो कलरलेस होता है, जब वो NO2 में डिकम्पोज होता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। अब येलो कलर हट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो अगेन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है नाइट्रिक एसिड में, रिवर्स हो रहा है उसका, तभी तो येलो कलर जा रहा है। थर्ड क्या है, HNO3 डिकम्पोजेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स, ये गलत है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये गलत है आपका। डी क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज प्रोड्यूस्ड। CO2 को पास करेंगे जब तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि येलो कलर हटेगा तो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका, ठीक है। HNO3 ब्रेक व्रेक नहीं होता है न्यू प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है ना, HNO3 बल्कि बनता है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, द apparatus of which material is used in the laboratory preparation of nitric acid using sodium nitrate। कह रहा है सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके हम लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं उसके दौरान हम किस चीज़ से बने हुए अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है ग्लास का। रबर, प्लास्टिक, मेटल ये सब का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। क्या पता सोडियम नाइट्रेट इन्हीं तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही प्रोडक्ट बना ले अपना, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास का। 18 देखो, आउट ऑफ द गिवन रिएक्शन विच रिएक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता क्या है, जब हमको अमोनिया चाहिए था बहुत ही बड़े लेवल पे तो हम इस्तेमाल करते हैं हेबर्स प्रोसेस का। उस तरीके से जब हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है HNO3 तो हम इस्तेमाल करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, बहुत ही बड़े अमाउंट में अगर नाइट्रिक एसिड चाहिए। इसके सिंपल से 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है NH3 को अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे 1:10 रेशियो में प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। सेकंड स्टेप होता है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। थर्ड स्टेप होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन मिलते हैं और आपका नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका थर्ड स्टेप है। 3 स्टेप होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन में पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लिखा है द रेशियो इन विच अमोनिया एंड एयर इज टेकन इन द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अभी बताया था अमोनिया और एयर को हम लेते हैं 1:10 के रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिखा है द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अभी बताया था 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप होते हैं, 3 प्रोसेस नहीं होते हैं, 3 स्टेप होते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया इज डैश दैन एयर। अब देखो
HCl जो था वो 1.28 टाइम्स एयर से भारी था, लेकिन अमोनिया जो है वो लाइटर होता है एयर से, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज एक्सप्लोसिव हो जाता है ये। अमोनिया और वाटर का मिक्सचर लोगे तो वो बेसिक होगा, सिर्फ अमोनिया लोगे तो वो न्यूट्रल होगा। अमोनिया और ऑक्सीजन का अगर मिक्सचर लोगे तो ये जो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू ये दोनों जुड़ते हैं, तो वहाँ पे इसके एक्सप्लोड होने का यानी फटने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, NH3 अगर एक्सेस में है उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन गैस मिलेगी और साथ ही साथ आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में होता, ठीक है ना, अगर क्लोरीन एक्सेस में होता तो आपका प्रोडक्ट कुछ और बनता, उस केस में आपका HCl और NCl3 बनता, और NCl3 बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक है, जिसने पढ़ा है वो रिलेट कर पा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। 24 देखो, लिखा व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन एक्सिस ऑफ अमोनिया। अभी देखो ये इसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, कह रहा है जब हम क्लोरीन को एक्सिस ऑफ अमोनिया में डालेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो देखो समझो मेरी बात, NH3 एक्सेस में है और क्लोरीन यहाँ पे क्या है आपका लिमिटेड अमाउंट में है। क्लोरीन होता है येलोविश ग्रीन कलर का, तो जब NH3 पूरा का पूरा क्लोरीन को इस्तेमाल कर लेगा तो इसका जो येलोविश ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का वो फेड अवे हो जाएगा, यानी वो चला जाएगा। तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए कि येलोविश ग्रीन कलर डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हुआ एक बार फिर से देख लो, NH3 एक्सेस में है यानी बहुत अमाउंट में है, Cl2 लिमिटेड अमाउंट में है यानी कम अमाउंट में है। Cl2 जब पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया, येलोविश ग्रीन कलर क्लोरीन की वजह से होता है, जब ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया तो येलोविश ग्रीन कलर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द कलर ऑफ एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज, सिंपल सा आंसर है येलो, अभी बताया था। ठीक है, कि जब आप अगर अमोनिया का रिएक्शन एक्सेसिव क्लोरीन में कराओगे तो आपको HCl मिलेगा और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यानी NCl3 मिलेगा, जो कि येलो कलर का होता है, वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, देखो क्या लिखा है, नहीं हाँ अमोनिया, ठीक है, देखो क्या लिखा है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रिपरेशन ऑफ, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है। ठीक है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रिपरेशन ऑफ, अब देखो अमोनियम क्लोराइड का आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपका एक्वस अमोनिया मिलेगा। ठीक है, एक्वस अमोनिया अंदर जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, एक्वस अमोनिया। समझ रहे हो अच्छे से। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये पूरा सेटअप है, फुल सेटअप है, वो आधा अधूरा दिया था। नेक्स्ट क्या है देखो, द गिवन फिगर शोज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एट द लेबोरेटरी लेवल, व्हाट इज द फंक्शन क्विकलाइम इन दिस। अच्छा यहाँ पे क्विकलाइम होता है तो कैरेस का फंक्शन क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि यहाँ से आपका वेट अमोनिया आता है और वेट अमोनिया को सुखाने के लिए हम क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या है, टू ड्राई अमोनिया, अमोनिया को सुखाने के लिए। ठीक है, समझ गए। चलो देखो मैच द फॉलोइंग। अच्छा इसका आंसर जो है, जिसको अगर कलर याद है मैंने बताया है, ठीक है, इसी जो सीरीज़ चल रही है इसी में आपका एक चैप्टर था, शुरू में ही था मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 या 5 था, उसमें आपको मैंने कलर को याद करने का तरीका बताया था, कैसे कैसे याद करते हैं। उसमें अगर वो चीज़ जिसको याद होगी वो ये वाला क्वेश्चन कर लेगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, FeCl3 समझ रहे हो, यानी जब भी फेरिक की बात होगी यानी जहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 होगी वहाँ पर आग बंद करके आप रेडिश ब्राउन कलर लगाओगे, यानी ये हो जाएगा Q के साथ। ठीक है, यानी Q का 4 हो जाएगा या फोर्थ का Q कह सकते हो। तो फोर्थ का Q देखो कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का S है, फर्स्ट का S है, सेकंड का R है, सेकंड का P है, तो सेकंड का जान लेते हैं, हो जाएगा।
Zn जो है जिंक, वो हमेशा एक वाइट जेलेटिनियस कलर प्रेजेंट करता है, ठीक है। Zn जो है वो वाइट जेलेटिनियस कलर प्रेजेंट करता है, तो वाइट जेलेटिनियस कलर कहाँ पे है, आर में है, तो सेकंड का आर हो जाएगा। सेकंड का आर यहाँ मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पी आपका वाइट होता है, एफ आपका डर्टी ग्रीन होगा। एफ अगर +2 में है तो डर्टी ग्रीन होता है, +3 में है तो रेडिश ब्राउन होता है। Zn आपका वाइट जिलेटिनियस होता है, पी आपका वाइट होता है। ये कलर मैंने वहाँ पे आपको बताए थे। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर द करेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिंपल सा आंसर है, ड्राई NH3 और ड्राई एयर का रेशियो बाय वॉल्यूम 1:10 होता है। कैटेलिस्ट आपका, एक मिनट, कैटेलिस्ट आपका पीटी, हाँ कैटलिस्ट पीटी होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यील्ड 68% HNO3 आफ्टर डिस्टिलेशन, ये भी सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपकी निकलती है हीट, तो ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, पी सही है। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ओनली पी हो जाएगा आपका। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया इट इज़ रिड्यूस्ड, हेंस क्लियरली स्टेट्स दैट अमोनिया एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा है जब भी क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कह रहा है वो क्लोरीन को रिड्यूस कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो वही वाला है बेटा। अगर अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो दो केस बनते हैं, या तो अमोनिया एक्सेस में होगा या तो क्लोरीन एक्सेस में होगा, ठीक है। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो क्लोरीन का येलोविश ग्रीन कलर चला जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है आपको, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन मिलता था। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपको NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, और NCl3 आपका येलो कलर का होता है और वो आपका एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। और यही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर पी और क्यू में लिखी है, चाहो तो देख लो, पढ़ लो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ पी एंड क्यू। नेक्स्ट देखो, लिखा है अमोनिया बीइंग अ वीक बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। कह रहा है अमोनिया की जैसे एक वीक बेस है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हेंस व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। कह रहा है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, द फॉलोइंग WXY आर सेट ऑफ रिएक्शंस। WXY एक सेट ऑफ रिएक्शंस हैं, अमंग विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर 2 कलरलेस गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे 2 कलरलेस गैस मिल करके एक वाइट सॉलिड बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है ये वाला, पहला वाला। NH3 और HCl दोनों ही गैशियस फॉर्म में होते हैं, जब हम इसको मिलाते हैं तो वाइट डेंस फ्यूम्स, ठीक है, वाइट डेंस फ्यूम्स नाम का नहीं, माफ करिएगा, वाइट डेंस फ्यूम्स, समझते हो ना, फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं, वाइट का मतलब तो जानते हो, और डेंस का मतलब बहुत गाढ़ा धुआं निकलता है, और वो गाढ़ा धुआं होता है अमोनियम क्लोराइड का, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डब्लू। डब्लू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये आपका जो HCl था उसमें भी मैंने बताया था, वहाँ पे इसका टेस्ट था, ठीक है। यानी अगर किसी चीज़ में HCl प्रेजेंट है तो उसको ऐसे पता करते थे, उसमें NH3 डालो, NH4Cl मिलेगा वाइट डेंस फ्यूम से, तो कंफर्म हो जाएगा कि HCl है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरे बड़ा, ये तो देख के ही बता दोगे, ठीक है। अभी आपको कलर वगैरह बताए, देखो PB किस कलर का होता है, PbNO3 और NH4OH, ठीक है। जब आप मिलाओगे तो PbOH मिलेगा आपको, PbOH ट्वाइस, यानी प्लम्बम हाइड्रोक्साइड या लेड हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है आपका वाइट कलर का, यहाँ पे पेल ब्लू दिया है तो ये गलत हो गया। कॉपर सल्फेट लिख लो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका पेल ब्लू कलर का होता है, या ब्लू कह लो, तो यहाँ पे डर्टी ग्रीन दिया है, ये भी गलत हो गया। फेरस सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी FeOH ट्वाइस, FeOH, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के 2 लिखोगे, तो ये होता है आपका डर्टी ग्रीन कलर का। यहाँ पे तो वाइट PPT दिया, ये भी गलत हो गया, ये देखिए ये बचा, यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये होता भी है आपका
FeCl3 और NH4OH जब मिलता है तो FeOH थ्राइस मिलेगा, और जब भी Fe+3 स्टेट में होता है वो हमेशा रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।